जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश हैं, जो कि ऐसे बड़े देश हैं जो कि वैश्विक रूप से इनकी जो शक्तियां हैं वो पूरे एशिया की अगर हम बात करें तो जापान, चीन और ये सारे जो हैं ऐसे प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरते हैं। और साथ ही साथ ये दो ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के पड़ोसी होने के साथ साथ प्रतिद्वंदी भी हैं और जिनमें हमें जो है सीमा विवाद, व्यापार प्रतिस्पर्धा और भू राजनीतिक तनाव जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। किंतु इन सब के बावजूद जो है इन दोनों देशों के बीच में कूटनीति वार्ताएं और संवाद के माध्यम से भी संबंध बनाए रखने का भी इनमें प्रयास किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की यात्रा की थी, जो कि अगर हम बात करें तो चीन यात्रा से जो है कि कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच के संबंध में एक सुधारने में एक प्रमुख प्रयास रही है। और यह यात्रा जो है न केवल तनाव को कम करने का प्रयास था, बल्कि यह भी समझाने इससे यह भी दर्शाता है कि यदि पूर्ण सहयोग संभव नहीं तो कम से कम असहयोग भी नहीं। अर्थात यदि इस यात्रा से कहने का तात्पर्य हमारा ये था कि यदि अगर चाइना भारत का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर सकता है तो वो उसे असहयोगी भी नहीं बनना चाहिए। अब जैसे कि इसके साथ अगर हम भारत एवं चीन की जो संबंधों की बात करें तो इसका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं भारत एवं चीन के संबंध को अगर हम देखें तो चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसी पे आधारित है कि जयशंकर, जो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि जयशंकर ने जो भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने चीन की यात्रा की थी जिसमें सहयोगी विजन वांछनीय लेकिन असहयोगी कम असहयोगी, ये हमारा आज का जो मुख्य मुद्दा है कि अगर जो है चाइना की तरफ से हमें कोई सहयोगिता नहीं मिल रही है तो उसे जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए असहयोगी भी नहीं बनना चाहिए। अब चलिए इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत चीन के संबंधों की, तो भारत चीन के संबंधों की अगर बात करें तो इसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक एवं व्यापारिक बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, क्योंकि भारत में ही कहीं ना कहीं भारत में ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ था और चाइना जैसे देशों में बौद्ध धर्म को बहुत बड़े स्तर पर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक जुड़ाव भी लगा हुआ है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारे चीनी यात्री जैसे कि फैयान और बहुत सारे ऐसे चीनी यात्री भी भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला आदि जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेने के लिए आते थे, या फिर और इसी के साथ जो है बौद्ध विहार के लिए भी आते थे। अब अगर हम आधुनिक राजनीतिक संबंध की बात करें तो 1950 में भारत एशिया का पहला गैर कम्युनिस्ट देश बना था जिसने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी थी। ये चाइना की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी के अभी जो नेता है वो शी जिनपिंग है। और इसी के साथ ही भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे उन्होंने हिंदी चीन भाई भाई के करके एक समझौता हुआ था, जो कि 1994 जो पंचशील समझौता हुआ था जो भारत और चाइना के मध्य हुआ था। लेकिन 1962 के युद्ध में जो है ये समझौता है कहीं ना कहीं टूट चुका था। अगर हम इसके बाद की बात करें तो आज भी कई जगहों पे हमारे भारत एवं चीन के संबंध में सीमा विवाद भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ क्षेत्रों में अभी भी सीमा विवाद नहीं सुलझा है। और इसी के साथ अगर हम संबंधों का दोहरा स्वरूप देखें तो एक तरफ कहीं ना कहीं जो है भारत एवं चीन के बीच में सीमा विवाद एवं बहुत सारे तनाव होते हैं, और अगर दूसरी तरफ अगर देखें तो सहयोग में जैसे कि व्यापार, ब्रिक्स, SCO जैसे मंच पर इनकी साझेदारी भी हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हमें सीमा बढ़ती झड़पें एवं डोकलामा और ग्लवन संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो व्यापारिक, अब इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापारिक गहराई होने के बावजूद भी रणनीतिक आश्वासन बना हुआ है। अब चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि सीमावर्ती झड़प और विशेषकर जो ग्लवन और हाल के ही वर्षों में जो तनाव एवं संवाद हुआ था उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर इसमें आता है तो भारत चीन भूटान त्रिकोणीय क्षेत्र में सड़क निर्माण और जो है यहाँ पे 73 दिन तक का सैन्य तनाव हमें देखने को मिला था। अब अगर हम इसी में बात करें तो ये कहीं ना कहीं डोकलामा से जुड़ा हुआ, ये डोकलामा गतिरोध से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप मैप देखें तो ये जो है हमारे इंडिया का मैप है, और यहाँ पे अगर हम बात करें
तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये यहाँ पे सिक्किम है, और सिक्किम के बाद अगर ये क्षेत्र हम देखें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में ये के साथ देखिए ये हमारे भूटान की सीमा लागू होती है और ये चाइना है। और ये जो तीनों के बीच में यहाँ पे जो अगर हम बात करें डोकलामा क्षेत्र पे, यहाँ पे सड़क निर्माण चाइना के द्वारा किया जा रहा था, तो यहाँ पे झड़प हुई थी। अब ये जो है चाइना जो है भूटान के क्षेत्र में सड़क का निर्माण करने का प्रयास कर रहा था, जिसे भारतीय सेना ने रोकने इस निर्माण के रोक में हस्तक्षेप भी किया था, जिसमें 73 दिन तक का जो सैनिक गतिरोध भी हुआ था और युद्ध की आशंका तक की स्थिति चली हुई थी, किंतु बिना गोली चले हल, परंतु इसका जो समाधान बिना गोली चले करने की बात की गई थी, परंतु अभी भी इसके विश्वास में जो कहीं ना कहीं दरार है। अब अगर हम बात करें तो इसके बाद जो हमें दूसरी घटना देखने को मिलती है वो गलवान घाटी में, जो कि 2020 के अंतर्गत आई थी। तो ये जो है पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हमें देखने को मिलती है। अब चीन की जो सेना है वो LAC के पार कर भारतीय क्षेत्र में टेंट लगाने लगी थी, जिसमें 15 जून और 2020 को हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और किंतु चाइना को भारी नुकसान हुआ। चीन ने आधिकारिक संख्या तो बताई नहीं है, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 45 वर्षों में पहली बार इस सीमा पे हमें मौत देखने को मिली। अब इनका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सीमा पर जो है दोनों देशों की तैनाती भी बढ़ गई है। अब भारत ने कूटनीतिक एवं आर्थिक दोनों स्तरों पर जवाब दिया। अब जैसे कि कहीं ना कहीं सीमा विवाद हुआ तो इस पर जो है भारत के द्वारा जवाब में क्या कहते हैं, चीनी ऐप्स पर बैन लगाए गए, साथ ही साथ निवेश के नियमों में भी कहीं ना कहीं सख्ती की गई। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो वैश्विक मंचों पर भी चीन की आलोचना की जाने लगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो डोकलामा एवं गलवान से यह स्पष्ट होता है कि चीन भरोसेमंद साझेदार नहीं है और भारत को सजग, संगठित एवं सामरिक रूप से तैयार रहना होगा। वर्तमान की स्थिति देखो तो इससे हमें ये देखने को मिलता है ना तो युद्ध है और ना ही शांति। अब भारत की नीति शांति के साथ संप्रभुता की रक्षा करना और चीन की रणनीति है कि बातचीत के साथ भी दबाव बढ़ाए रखना। ये आज भी की स्थिति है और हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें तो एस जयशंकर की यात्राएं का महत्व, अब जो इनके द्वारा जो यात्राएं की गई हैं उसका क्या महत्व है, तो ये अगर हम देखने का प्रयास करें तो इसमें देखिए रणनीतिक संदेश हमें देखने को मिल रहा है, संबंध सुधार, और इसी के साथ अगर बात करें तो सैन्य तनाव में डिप्लोमेसी को संतुलित करना, विश्व के मंचों पे भी इस छवि सुधारने की भूमिका और सीमित एवं अपेक्षित व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पे। तो सबसे पहला इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा रणनीतिक संदेश। तो रणनीतिक संदेशों की अगर हम बात करें तो रणनीतिक संदेश से तात्पर्य है क्योंकि ये दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं एक तरफ तो इन दोनों देशों के बीच काफ़ी सारे सीमा विवाद जैसे चीज़ें देखने को मिल रही है और एक तरफ का भारत कूटनीति के साथ संयम ले रहा है। और ये जो अभी जो इनके द्वारा जो यात्रा की गई थी, ये यात्रा भारत का यह स्पष्ट संदेश देती है कि वह संवाद के लिए तैयार है, लेकिन संप्रभुता एवं सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत शांति रूप से वार्ता के लिए तैयार है, किंतु यदि भारत की संप्रभुता एवं पर अगर बात आए तो उसके साथ वो कोई समझौता नहीं करेगा। और चीन को यह भी जताया गया है कि भारत की सीमा पर स्टेटस क्यू को बदलने का प्रयास वह नहीं करेगा। अब इसमें जो दूसरा आता है संबंध सुधार की संभावनाएं, तो ये जो इन्होंने जो अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो यात्रा की थी ना, इससे ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो तनावपूर्ण जो संबंध है उसमें सुधार लाने की कोशिश की गई है और बातचीत के जरिए स्थिरता की ओर एक छोटा सा महत्वपूर्ण बढ़ाया गया है। अब अगर हम सैनिक तनाव की बात करें तो भारत सैन्य मोर्चों पर सजग है, लेकिन समांतर रूप से कूटनीति का रास्ता खुला रखना चाहता है। कहीं ना कहीं भारत जो है अभी भी अपने सीमावर्ती क्षेत्रों पर सैनिक रखेगा, किंतु इसी के साथ ही वह कूटनीतिक वार्ता भी करने के लिए तैयार है। और गलवान के संघर्ष के बाद सबसे उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता में से जो ये वार्ता भी हो रही है वो एक है। अब वैश्विक छवि मंचों पर छवि की भूमिका की अगर हम बात करें तो एस जयशंकर ने की ये यात्रा से यह साबित होता है कि भारत एक परिपक्व संवेदनशील एवं जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है। और इससे इसमें जो है ब्रिक्स, SCO एवं G20 जैसे मंचों को भी
संतुलनकारी भूमिका निभाने में भी सहायता मिलती है। अब अगर हम बात करें तो सीमित एवं आपेक्षिक व्यवहार, भारत यह जानता है कि पूर्ण सहयोग फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए जो एस जयशंकर की जो नीति है, कम से कम जो सहयोग नहीं तो असहयोग भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि अगर आप हमें पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर सकते हैं तो असहयोग भी नहीं करना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो कुछ अगर हमें यहाँ पे देखने की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स और एक हमें देखने को मिलता है G20 की। अगर हम बात करें तो ये ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो कि ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स हम एक ऐसा संगठन है जो कि एशियाई व्यापार से रिलेटेड है। ये जो है ये वैश्विक व्यवस्था में परंपरागत रूप से संस्थाओं एवं कुछ मंचों के रूप में उभरा है, जो विकासशील एवं उभरती जो अर्थव्यवस्था है उन्हें कहीं ना कहीं मजबूत करता है। अब ब्रिक्स में अगर हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं, जिसकी जो स्थापना है वो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो बहुपक्षीय व्यवस्था में विकासशील देशों के हित की रक्षा करना तथा आर्थिक सहयोग एवं राजनीतिक समन्वय स्थापित करना। अब जो ब्रिक्स का जो बैंक है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसे हम NDB के नाम से भी जानते हैं, जो विकासशील देशों के लिए एक वित्तीय विकल्प है। अब भारत की भूमिका की अगर इसमें बात करें तो भारत ब्रिक्स का संस्थापक देश है और यह डिजिटल, स्वास्थ्य एवं जलवायु जैसे क्षेत्र में भारत की पहल सराहनीय है। और चीन के साथ तनाव के बावजूद भी भारत ने ब्रिक्स में संतुलन बनाए रखा है। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो चीन के साथ जो हमारा तनाव चला उसके बाद भी हमने भारत के द्वारा इसमें संतुलन बनाए रखा। अब G20 जिसे वैश्विक आर्थिक सहायता सहयोग मंच के भी रूप में देखा जा रहा है, जिसकी जो स्थापना है वो 1999 में देखने का मिला। अब इसका जो शिखर सम्मेलन है वो 2008 से हुआ था, जिसमें अगर सदस्यता की अगर बात करें तो दुनिया के 20 देश हैं और जिसमें से 19 देश है और एक यूनियन संघ है जो हमने जिसके बारे में कल ही जाना था। और इसमें जो है विश्व की 85% GDP अगर हम बात करें तो वैश्विक व्यापार का तो 75% इसके अंतर्गत है और इसी के साथ ही विश्व जनसंख्या का 60% इसके अंतर्गत आता है। अब जो इसका उद्देश्य था जो ये संगठन बनाने का, आर्थिक स्थिरता, सतत विकास, जलवायु, स्वास्थ्य जैसी चीज़ों में सहयोग। और अगर हम इसमें भारत की भूमिका की बात करें तो 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता भी की गई थी, जिसमें है अगर हम बात करें तो भारत का जो मुख्य लक्ष्य था इसमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भारत ने इसमें दिया था और भारत ने अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाकर एक ऐतिहासिक पहल इसके अंतर्गत की थी। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं भारत की कूटनीतिक एवं आर्थिक एवं रणनीतिक क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर दर्शाता है। अब अगर हम बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो गलवान घाटी संघर्ष के बाद एवं व्यापारिक निर्भरता, ये तो हमने देख लिया। अब जो है कि एस जयशंकर की जो कूटनीति है इनके बारे में भी हमने अभी हाल ही में देखा है। तो ये एस जयशंकर की जो कूटनीति है इनके बारे में तो हमने देख लिया। अब इनकी जो कूटनीति है वो शक्ति के साथ संदेश इन्होंने दिया, जैसे कि विदेश नीति, भारत की जो विदेश नीति है वो आक्रामक न होकर मजबूत है। अब उनका जो स्पष्ट मूल्य दृष्टिकोण है कि सीमा पर शांति होगी तभी बाकी संबंधों में प्रगति होगी। अब इसी के साथ उन्होंने दूसरा जो संदेश दिया है, संवाद एवं दबाव को संतुलन रखना। संवाद के लिए जो है दरवाजे हमेशा हमारे खुले रहेंगे, किंतु दबाव में झुकने की नीति नहीं है, जो कि दिखाता है चाइना को कि भारत राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तर पर तैयार है। अब अगर हम बात करें तो एक फिर उनकी कूटनीति के अंतर्गत हमें ये भी देखने को मिलता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित सर्वोपरि से तात्पर्य ये है कि जयशंकर की नीति कहीं ना कहीं भावनात्मक नहीं है बल्कि हित आधारित है और रणनीति है वो राष्ट्र के हितों से आधारित है और व्यक्तिगत मित्रता से ऊपर भारत की संप्रभुता एवं सुरक्षा है। और वैश्विक मंचों पे मजबूती की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने अभी हाल ही में बात किया था ब्रिक्स, SCO एवं G20 जैसे मंचों में भारत ने चीन के साथ बैठकर भी अपनी बात जो है निर्भीकता एवं गरिमा के साथ रखी थी। अभी जो कि जयशंकर के द्वारा एक बयान भी हमें देखने को मिला है कि सीमा पर शांति द्विपक्षीय संबंधों का आधार है, यह उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा कहा गया।
अब अगर हम चीन की स्थिति की बात करें तो सीमा विवाद में अड़ियल रुख। चीन जो है कहीं ना कहीं सीमा विवाद में अभी भी अड़ियल रुख बनाए हैं। चीन स्पष्ट रूप से सीमाएं को स्वीकार नहीं कर रहा है, जैसे कि LAC पर इसकी अलग व्याख्या। अब LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिससे इसमें जो है बार बार टकराव भी हमें देखने को मिल रहा है और गिलवन एवं डोकलामा जैसी स्थिति भी हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ ही अगर हम बात करें तो बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग का चेहरा भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें तो द्विपक्षीय मुद्दों में यह संवेदनशील मामले को टालने की नीति को भी अपनाता है। अब दोहरी नीति से बात करें तो एक और ये जो है व्यापार में सहयोग की बात करता है और दूसरी तरफ सीमा पर सैन्य दबाव को बनाए रखता है। और यह चीन की रणनीति का एक हिस्सा है कि बातचीत करते रहो और कहीं ना कहीं ज़मीन को आगे बढ़ाते रहो और सीमाई क्षेत्रों में तेज़ी से आपूर्ति का निर्माण। चीन एक तरफ LAC पे जो है सड़कें, पुल, हवाई पट्टियाँ जैसी चीज़ों को बना रहा है, जो कि अस्थायी रूप से प्रभुत्व की मंशा को भी दिखाता है। अब अगर हम बात करें तो इसी के साथ बीजिंग की जो आक्रामक जो नीति है वो अगर हम देखें तो इससे हमें ये भी देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो यात्रा के मुख्य बिंदु क्या थी, तो विश्वास के निर्माण की कोशिश, व्यापार सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा। अब सहयोग नहीं तो असहयोग भी ना हो, ये रणनीति इसमें मुख्य रूप से हमें देखने को मिली है। अब रणनीति की यथार्थवाद क्या है, तो क्या पूर्ण सहयोगी चीन आदर्श पर संभव नहीं है। और इसी के साथ ही भारत का लक्ष्य है जो है कम असहयोग एवं अधिक स्थिर चीन, ये हमें इसकी रणनीति में देखने को मिला है। अब हम भारत की विदेश नीति के प्रभाव की अगर बात करें तो पड़ोसी पहले बहुसंरेखी नीति को मजबूत इसके द्वारा किया गया है और इसी के साथ ही भारत जो है भविष्य के दृष्टिकोण के अंतर्गत सीमित सहयोग एवं पूर्ण सतर्कता को अपनाता है। कि जैसे कि सीमित सहयोग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारत एवं चाइना के बीच में अगर हम जैसे देखा कि अगर सहयोग नहीं तो असहयोग भी कम होना चाहिए, तो भारत पूर्ण रूप से चाइना पे भारत एवं चाइना में जो सहयोग है अगर कहीं सीमित है तो इसी के साथ ही भारत चाइना से पूर्ण रूप से सतर्क होना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो है सीमा विवाद पे चाइना अभी भी तैयार नहीं है अपनी सीमा को LAC पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश में। ये अभी भी जो है गलवान, पैगांगो और एवं देपसांग जैसे क्षेत्रों को अतिक्रमण की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। तो इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो एस जयशंकर की जो रणनीतिक है, अगर हम बात करें तो इसकी जो हमें इसका जो निष्कर्ष हमें देखने को मिलता है वो एस जयशंकर की जो चीन की यात्रा है वो भारत की परिपक्व एवं सतर्कता के साथ संतुलित विदेश नीति का प्रतीक है। भारत चाहता है कि चीन एक जिम्मेदार पड़ोसी बने, पर यदि वह नहीं बन सकता तो कम से कम उसे जो है अपने व्यवहार में असहयोग की मात्रा को भी घटाए और इसी से वह यथार्थवादी सोच के साथ भारत अपनी सुरक्षा, व्यापार एवं वैश्विक जो रणनीति है उसमें संतुलन बना सकता है। तो इसी के साथ जो ये हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।